तो दोस्तों आज हो गया 3 सितंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एनडीए में शामिल होते ही जीतन राम मांझी का लालू प्रसाद यादव पर हमला। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बुधवार को जेडीयू के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर दिया। महागठबंधन छोड़ने के बाद कल जीतन राम मांझी ने राजद पर जमकर हमला बोला है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि राजद में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद है। लालू प्रसाद पर तंज कसते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि मेरा बेटा 8वीं पास नहीं है, वो एमए पास है। गौरतलब है कि जीतन राम मांझी के एनडीए छोड़ने और महागठबंधन में शामिल होने के बाद लालू प्रसाद यादव ने जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी को विधान परिषद का सदस्य बनवाया था। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि हमने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ गठबंधन किया है। हम अलग पार्टनर के रूप में एनडीए से जुड़े हैं। आज से एनडीए में हमारी पार्टी शामिल हो गई है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर, मोदी सरकार की तीसरी डिजिटल स्ट्राइक। पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप्स पर लगाया बैन। जी आपको बता दें कि भारत चीन के बीच सीमा पर लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को एक और अहम फैसला ले लिया है। सरकार ने चीन पर तीसरी डिजिटल स्ट्राइक करते हुए दुनिया भर में लोकप्रिय गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। इससे पहले भी सरकार कई चीनी कंपनियों की ऐप बैन कर चुकी है। सूचना मंत्रालय ने प्रतिबंधित की गई ऐप्स को देश की सुरक्षा, संप्रभुता, एकता के लिए नुकसानदेह बताया है। आपको बता दें कि ऐप्स को बैन किए जाने की जानकारी देते हुए आईटी मंत्रालय ने कहा है, भारत सरकार ने सूचना अधिनियम के धारा 59A के तहत इस फैसले को लागू किया है। ये सभी 118 मोबाइल ऐप्स विभिन्न प्रकार के खतरे उत्पन्न कर रही थी, जिसके चलते इन्हें ब्लॉक किया गया है। मंत्रालय ने आगे कहा है कि उपलब्ध जानकारी के मद्देनजर ये ऐप्स ऐसी गतिविधियां में लगे हुए थे जो भारत की संप्रभुता और अखंडता सुरक्षा के लिए नुकसानदेह है। आज की तीसरी बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर कांग्रेस के इतिहास से जुड़ा वीडियो डाला। कांग्रेस के द्वारा बीते दिनों एक सीरीज की शुरुआत की गई थी जिसमें आज़ादी से जुड़ी धरोहर के बारे में बताया गया है। बुधवार को इस वीडियो को डालते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि फूट डालो और राज करो एक घिनौनी नीति थी और हमेशा रहेगी। राहुल गांधी ने इसी बहाने मोदी सरकार पर हमला भी बोला है। उन्होंने कहा है कि ऐसी सोच को देश ने पहले भी पराजित किया था और आज भी करेगा, क्योंकि भाईचारा और सद्भावना हमारे लोकतंत्र की नींव है। कांग्रेस द्वारा शुरू की गई सीरीज देश की धरोहर का ये 6ठा एपिसोड है, जिसमें बंगाल विभाजन और स्वराज की लहर के बारे में भी बताई गई है। वीडियो में कहा गया है कि कांग्रेस आज़ादी से पहले भी स्वराज की बात करती थी और आज भी देश से जुड़े मसलों को उठा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस की ओर से इस तरह का वीडियो डाला गया था। साथ ही मोदी सरकार की मौजूदा नीतियों पर तंज कसा गया था। राहुल गांधी लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। आज की चौथी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार के वश में अब यूपी का शासन प्रशासन नहीं रह गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जितना बता रही है कोरोना संक्रमण के आंकड़े उससे ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। इतने प्रयत्नों और प्रोटोकॉल के बाद भी कोरोना मंत्रियों, सांसदों और विधायकों तक को अपना शिकार बना रहा है। अखिलेश यादव ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा है कि अपराध का गिराफ रोजाना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। छल कपट के साथ सोशल मीडिया पर बीजेपी के इशारे पर अफवाह और नफरत फैलाने का व्यापार पुराना है। सत्ता की भूख में भाजपाई किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे इसका परिणाम समाज में सद्भावना पर ही आघात कर देना क्यों ना हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक फर्जी ट्वीट को वायरल कर भाजपा ने सत्ता के झूठे नशे में एक शर्मनाक और कलंकित करने वाला काम किया है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आज की पांचवी बड़ी खबर, प्रश्नकाल पर असदुद्दीन अवैसी ने दिलाई 1962 की याद, कहा सर्वदलीय बैठक के बाद हुआ था फैसला। आपको बता दें, संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। 14 सितंबर से शुरू हो रहे मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। कोरोना संकट का हवाला देते हुए सरकार ने इसे रद्द कर दिया है। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष हमलावर हो गया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सर्वदलीय बैठक के बाद ही प्रश्नकाल को रद्द किया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने प्रश्नकाल रद्द करने को लेकर सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि जब स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हो रही है और यहां तक कि जेईई नीट की परीक्षा हो रही है, तो संसद शुरू होने से पहले ही सर्वदलीय बैठक बुलाकर सलाह क्यों नहीं ली गई। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा।
आज की छठी बड़ी खबर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज़ जलील को पुलिस ने बुधवार को हिरासत में ले लिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सांसद इम्तियाज़ जलील कोविड-19 प्रतिबंधों को तोड़ते हुए एक मस्जिद में नमाज अदा करने जा रहे थे। स्थानीय सांसद और पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील ने पिछले सप्ताह कहा था कि अगर राज्य सरकार सभी धार्मिक स्थलों को खोलने में विफल रहती है तो वह मस्जिद में नमाज अदा करने जाएंगे। कोविड-19 महामारी के चलते राज्य में सभी धार्मिक स्थलों को खुलने पर रोक है। अधिकारी ने बताया कि इम्तियाज़ जलील को तब हिरासत में लिया गया जब वो शाहगंज मस्जिद की ओर जा रहे थे। इसके बाद उन्हें शहर के पुलिस कमिश्नर के कार्यालय ले जाया गया। इम्तियाज़ जलील ने कहा कि अगर राज्य सरकार धार्मिक स्थलों पर लगी रोक को नहीं हटाती है तो पूरे राज्य में ऐसी घटनाएं होने लगेगी। पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद ने कहा कि इम्तियाज़ जलील को उनके कार्यालय के पास से हिरासत में लिया गया था। उन्होंने कहा कि हमने इम्तियाज़ जलील को राज्य सरकार की ओर से जारी ताज़ा दिशा निर्देश से अवगत करा दिया है। सब लोगों से हमारी गुजारिश बरकरार रखिए, गवर्नमेंट से और पुलिस से गाड़ी दरवाजा पीछे मार लगेगा किसको? कौन बैठ रहे? नासिर भाई बैठो, नासिर भाई बैठो। चल चल चल। आंदोलन दोबारा हम करेंगे और ये आंदोलन ये नहीं है कि हम लोग जाकर वहाँ पर ये कर रहे हैं। कई सारे ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं जो आज हमारे साथ इस मुद्दे के ऊपर जुड़े हुए हैं और उनका कहना है कि अगर सरकार सुन नहीं रही है, अगर जिन लोगों को हमने चुनकर दिया है वो खामोश बैठे हैं, तो वो लोग हमारे साथ जुड़कर आ रहे हैं। कई हिंदू हमारे भाई बहनों ने कहा है कि हम इसका नेतृत्व करेंगे। हम उनको सिर्फ साथ देने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। मकसद यही है कि आंदोलन के ज़रिए हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि अब जब सब कुछ खुल चुका है तो मंदिरें, मस्जिदें, जितने भी गिरजाघर है, बुद्ध विहार है या गुरुद्वारा है, ये सब के सब सारे कंडीशंस के साथ खोले जाना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियों के स्वाभाविक है कि उनके पेट में तकलीफ हो रही होगी कि MIM पार्टी मंदिरों के बारे में बात कैसे कर रही है। कुछ नेताओं के गलत तरह के बयान सामने आए हैं। हम उनसे यही कहना चाह रहे हैं, हम एक अच्छे काम के लिए आगे बढ़े हैं और उस अच्छे काम को अंजाम देने के लिए यकीनन हम हमारी तरफ से जो भी हो सकता है हम वो कर रहे हैं। लेकिन चूंकि पुलिस ने हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया और ये हमारा आंदोलन किसी जात, धर्म या मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता है। ये सरकार को ये बताने के लिए है कि मंदिर जब खुलती है तो मंदिर के पीछे काम करने वाले, चाहे वो फूल बेचने वाला हो, नारियल बेचने वाला हो या मंदिर की जितने भी पूजा की सामग्री बेचने वाला हो, उसके भी रोजी रोटी का सवाल है। अगर 6 महीने तक अगर आप इसी तरह के धार्मिक स्थल बंद रखेंगे तो सिर्फ वो एक मंदिर बंद नहीं होती, बहुत सारे लोगों के घर का आटा चूल्हा नहीं जलता है। ये सोचकर हमने ये आंदोलन किया है। हम पुलिस को ये आश्वासन दिलाते हैं कि हमारा कहीं पर भी कोई इस तरह की हरकत नहीं कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर के अंदर प्रॉब्लम होगा करके। हम सिर्फ लोगों के हित के अंदर, लोगों ने चुनकर दिया है तो उसका मकसद यही होता है कि लोगों ने हमारे साथ आकर इस बात को जब हमारे सामने रखा कि लोक प्रतिनिधि के हैसियत से मुझे वोट देने वाले हिंदू समाज के भी भाई थे, वो लोग आकर हमसे ये जब सवाल करते हैं और पूछते हैं कि आज जब सब कुछ खुल चुका है तो आप हमारी मंदिर क्यों नहीं खुलवा रहे हैं। हमने सरकार को जितने निवेदन देना है उतने निवेदन दे चुके हैं, लेकिन अगर सरकार गूंगी, मुक्की और बहरी बनकर बैठी है तो यकीनन लोगों को अपने हिसाब से काम करने के ऊपर सरकार पत्रकार थोड़ा मागे होता पत्रकार
हमारा तो राइट है ना, अपील करना हमारा राइट है ना। हमने भी 500,000 लोग लेके आ सकते हैं। अब इससे ज़्यादा हमने क्या कॉपरेट करना है कि हमने 25 लोगों को सबको वापस भेजा दिए। इसमें अगर आप लोग कॉपरेट नहीं करेंगे और तो फिर मतलब इतना सर आप कर रहे कि अपील हमारी भावना गवर्नमेंट के सामने हमको तुम्हारा मेमोरेंडम देख लीजिए है ना।